સૌથી પહેલા મુદ્દાની વાત કરવી છે મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિની, કારણ કે મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં હલચલ જોવા મળી છે. ન માત્ર હલચલ પરંતુ ભૂકંપ જેવી પરિસ્થિતિ. અજીત પવાર એનસીપીના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બની ચૂક્યા છે. શરદ પવારને પદ પરથી હટાવીને આ દાવો કરાયો છે અને અધ્યક્ષ પદેથી હટાવવાનો અજીત પવારના જૂથે દાવો કર્યો છે. એનસીપી અધ્યક્ષ પદને લઈને કાકા ભત્રીજા આમને સામને આવી ગયા છે. 30 જૂને કાર્યકારિણીની બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવાયો હતો. 31 ધારાસભ્યો અજીત પવારના ખેમામાં છે તો શરદ પવારના જૂથમાં 14 ધારાસભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા છે. અને આ આખી પરિસ્થિતિ પવાર વર્સિસ પવારની છે, પરંતુ ધ પાવર ગેમ કોની પાસે છે તે જોઈએ તો અત્યારે તો અજીત પવાર મજબૂત દેખાઈ રહ્યા છે, કારણ કે સતત જે પ્રકારની રાજનૈતિક હલચલ મહારાષ્ટ્રમાં જોવા મળી રહી છે એ હલચલની સાથે સાથે એક બાજુ શિંદેનું જૂથ છે તેમની પણ એક મીટિંગ ચાલી રહી છે, જે રાજનીતિ થઈ રહી છે તેને લઈને પણ ચાલી રહી છે. આજે બંને જૂથ એનસીપીના બંને જૂથ અજીત પવાર અને શરદ પવાર જૂથ તેમની બેઠકો થઈ હતી, તેમની મીટિંગો થઈ હતી અને તેમાં શક્તિ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું અલગ અલગ પક્ષ અલગ અલગ જૂથ દ્વારા. અને આ શક્તિ પ્રદર્શનમાં હાલ તો અજીત પવારની જીત થઈ હોય એ પ્રકારના દ્રશ્યો અને તેમનું પલડું ભારે હોય એ પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. જોકે હવે બંને પાર્ટીઓ કોર્ટ સુધી જાય તો પણ નવાઈ નહીં. અને અત્યારે તો જે રાજનીતિ મહારાષ્ટ્રની જોવા મળી રહી છે, એનસીપીના હાલ શિવસેના જેવા જ થયા છે અને એનસીપી અને હવે શું કરશે, બંને જૂથ વચ્ચે શું શું બબાલો હજુ પણ આગળ જોવા મળશે એ સમય બતાવશે. देवनाथ जोड़ाई गया है વધુ जानकारी साथ. અને देवनाथ, जिस तरीके से एनसीपी के 2 जूथ बन चुके हैं, जैसा हमने शिवसेना का भी देखा था, लेकिन अभी अजित पवार का खेमा ज्यादा मजबूत दिख रहा है और दूसरी बाजू शायद सिंधी ग्रुप में पर हलचल मच रही है, क्योंकि वहां भी बैठकें शुरू हो चुकी है. शायद कोई आंतरिक डर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से जिस तरह से आज से 3 से 4 दिन पहले देखने को मिला कि महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल शुरू हुई, और ये उथल-पुथल ना सिर्फ अभी शुरू हुई है बल्कि 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त भी इसकी सुगबुगाहट थोड़ी सी देखने को मिली थी। हालांकि उस वक्त अजीत पवार बाद में पलट चुके थे, तो इसका अंदेशा शायद पहले से था शरद पवार को कि अजीत पवार कभी भी पाला बदल सकते हैं। दूसरा शुरुआत वहां पर हुआ था जब अब से करीब 1 से 1.5 महीने पहले शरद पवार ने ऐलान किया था कि वो अब इस्तीफा देने जा रहे हैं, और 2 दावेदार उस समय पेश किए जा रहे थे। पहली तो सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी हैं, और दूसरे अजीत पवार। उसके बाद आपसी बातचीत के बाद मामला सुलझ गया था, जिसके बाद ये निकलकर सामने आया था कि शरद पवार ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद अजीत पवार का एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि अब मैं बहुत दिन से मैं इस तरह से इस पद पर बना हुआ हूं, तो उन्होंने इसकी सुगबुगाहट जो है शुरू कर दी थी कि आने वाले समय में वो कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, और ये खेल हुआ। उसके 10 से 15 दिन बाद ये खेल देखने को मिला, और आज जिस तरह से मौजूदा दौर में एनसीपी के अंदर जो आपसी कलह देखा जा रहा है, आज जो पोस्टर देखने को मिला शरद पवार के समर्थकों के द्वारा, उससे पहले अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के लिए लिखा कि 83 साल के हो गए हो, अब रिटायर हो जाओ। तो कुछ इस अंदाज में शरद पवार ने भी उनका जवाब दिया, उनके समर्थकों ने भी जवाब दिया कि 83 साल का योद्धा अब अकेले लड़ने जा रहा है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऐसे वक्त हो रहा है जब महाराष्ट्र में दूसरी बार सत्ता परिवर्तन हुआ, और शिवसेना और एनसीपी के बीच में जो गठबंधन हुआ था, उस सरकार को गिरा के शिंदे का गुट जो है वो बगावत करके यहाँ पर सत्ता में काबिज है। ऐसे समय में अजीत पवार के ऊपर भी शायद जो शिंदे का गुट है, या फिर जो बीजेपी और शिंदे के गुट मिलकर पार्टी बनाई है महाराष्ट्र में सरकार, तो अभी भी शायद भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि अजीत पवार लगातार इससे पहले भी, जैसा मैंने जिक्र किया, कई बार इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। हरकतें इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो 2019 में वो वापस आ चुके थे और शरद पवार ने बिल्कुल उनको एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो कहीं ये भी ध्यान देना होगा कि कहीं अजीत पवार इस बार भी तो कुछ ऐसा खेल नहीं करेंगे, क्योंकि जो मंत्रालय वो चाहते हैं, जो पद वो चाहते हैं, अपने जिन चहेते विधायकों को अच्छा और अहम मंत्रालय देने की वो सिफारिश कर रहे हैं, अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो शायद आने वाले समय में एक बार फिर से उथल-पुथल ऐसा ही देखने को मिल सकता है। लेकिन जो चाचा और भतीजे की लड़ाई है, उसमें भतीजा भारी पड़ रहा है,
अब अजीत पवार कह रहे हैं कि उन्हें उसी समय एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था जब शरद पवार ने इसकी सुगबुगाहट आज से करीब 1 से 1.5 महीने पहले कर दी थी। तो लड़ाई चाचा और भतीजे के बीच चल रही है, लेकिन इसमें पलड़ा जो है अजीत पवार का भारी होता दिखाई दे रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरह से विपक्ष भी लगातार आरोप रही है कि बीजेपी महाराष्ट्र को एक तरह से एक्सपेरिमेंटल राज्य घोषित कर चुकी है और वहां पर अलग अलग तरह के जो है कार्ड खेले जा रहे हैं, नए नए विकल्प निकाले जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या कुछ होगा ये देखना है हमें, लेकिन मौजूदा वक्त में अजीत पवार का पलड़ा भारी है। जी जी, और देवनाथ, जैसे हमने महाराष्ट्र में शिवसेना को भी पहले देखा, उसकी पार्टी के भी दो टुकड़े हुए, एनसीपी में भी अब देखे तो वही परिस्थिति है। तो अब शायद क्या ये नया दौर चालू होगा कि पार्टी की दो अलग ही टुकड़े हो जाए, पार्टियां छोटी बनती जाए, और जैसे विपक्ष की हालत अभी हम देख रहे हैं वो भी शायद इस तरीके की परिस्थिति से कमजोर होती जाएगी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हमने उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ देखा था। और महाराष्ट्र में जब शिवसेना गुट के अंदर बिखराव हुआ था, यानी कि उद्धव ठाकरे जब पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, बाद में जब उस वक्त सुशांत सिंह का केस चल रहा था महाराष्ट्र में, और उसके बाद जो महाराष्ट्र की सरकार धराशायी हुई आपसी कलह की वजह से, और शिवसेना के अंदर भी देखने को मिला था कि जो पार्टी का सिंबल है तीर कमान, उसको लेकर दोनों चाहे वो महाराष्ट्र के मौजूदा दौर के मुख्यमंत्री शिंदे हो या फिर उद्धव ठाकरे, दोनों अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। और अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है एनसीपी के अंदर। तो महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की जो विचारधारा है या फिर इस तरह की जो लड़ाई है वो अब लगातार देखने को मिल रही है इस बार, यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद। दूसरी तरफ यह आरोप लगाया जाता है विपक्ष की तरफ से ही कि बीजेपी जहां सरकार नहीं बना पाती है वहां इस तरह के खेल रचती है। तो विपक्ष ने पूरा खेल का रूप दिया है। तो अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है, खासतौर से बीजेपी पर, और यही आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि जहां बीजेपी को जनता पसंद नहीं करती है वहां बीजेपी कुछ इस तरह से हरकतें करके या खेल करके सरकार बनाने की कोशिश करती है। ना सिर्फ सरकार बनाने की कोशिश करती है बल्कि विपक्ष आज के मौजूदा दौर में हमने देखा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जहां विपक्ष एकजुट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी को कैसे हराया जाए इसके लिए, तो अब देखा जा रहा है कि सेंट्रल लेवल पर भी कुछ इस तरह की राजनीति हो रही है। तो महाराष्ट्र में तो ये शुरू से ही देखने को मिल रहा है, 2019 के बाद से जब विधानसभा चुनाव हुआ, अब ये कहीं ना कहीं अब अपने चरम लेवल पर पहुंच चुका है। क्योंकि सबको पता है कि शरद पवार ने जब एनसीपी की स्थापना की, या फिर जिस तरह से उन्होंने इसको एक तरह से सींचा पार्टी को, और आज जब पार्टी के सिंबल पर, पार्टी के ऊपर पूरा हक उनका भतीजा अजीत पवार पूरी तरह से कब्जा करके बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। लेकिन अजीत पवार की तरफ से जो आज सुबह मैसेज किया गया कि अब 83 के हो चुके हो, अब रिटायर हो जाओ, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस बात की भी सुगबुगाहट या फिर इस बात का अंदेशा हो सकता है कि अजीत पवार एक बार फिर से जो है पाला बदल सकते हैं। क्योंकि अजीत पवार और शरद पवार एक ऐसे राजनेता कहे जाते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है या फिर ये क्या कर रहे हैं, ये शायद बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो भी अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। तो आने वाले समय में काफी सारी जो है पिक्चर जो है वो क्लियर हो सकती हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में तो महाराष्ट्र के अंदर जो घमासान मचा हुआ है वो वाकई में कहीं ना कहीं अब एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसी को लेकर कई राज्यों में या फिर जो आने वाले समय में विपक्ष का बैठक होने वाला है सेंट्रल लेवल पर, उसको लेकर भी कई तरह की रणनीतियां बनाई जा रही है, कहीं उसमें भी कोई खेल ना अलग से खेला जाए। जी जी देवनाथ, जानकारी के लिए धन्यवाद।